Very good morning to all. Welcome to the e-learning program of Modern English School, Nevada. Today we will discuss the human heart. In previous video we have discussed about the model of heart, जहाँ पे हम लोग 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट के मॉडल का फंक्शन समझे थे. ह्यूमन हार्ट इज ऑल्सो 4 चैम्बर्ड हार्ट. तो इसके फंक्शन को कुछ न कुछ हम लोग समझ चुके हैं पहले ही. तो आज इसका पार्टिकुलर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का स्टडी करते हैं. हम लोग शुरुआत करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर से. ह्यूमन हार्ट होता कैसा है, ये फंक्शन कैसे करता है, आज पूरा हम लोग समझेंगे. ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी. ये जो चेस्ट कैविटी है इसको रिब केज भी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं. इसी के बिल्कुल बिल्कुल बीच में जो यहाँ पे एक बोन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम. इसी के जस्ट पीछे में ये लोकेटेड होता है, बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. बीच में होने के बावजूद ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है, जिसके कारण ये लेफ्ट में कुछ ज्यादा स्पेस ले लेता है और लेफ्ट लंग के लिए स्पेस ज्यादा नहीं बच पाता और वो लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा हो जाता है कंपैरेटिवली. क्लियर. इसका कलर होता है डार्क रेड. ये काफी मस्कुलर ऑर्गन है विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. वी हैव स्टडीड इन क्लास 9. क्लियर. इट इज पंपिंग ऑर्गन. अगर साइज का बात किया जाए कितना बड़ा होता है हार्ट, तो इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. जितना बड़ा आपका मुट्ठी है, जितना बड़ा आपका फिस्ट है, उतना ही बड़ा आपका हार्ट है. क्लियर. ये हो गए जनरल बातें इसके बारे में. अब आते हैं ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. तो ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम आपकी बुक में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है. राइट. दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. डायग्राम बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि हमारा हार्ट लगभग किस प्रकार का है. क्लियर. तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई करके भी समझ सकते हैं. जितना सिंपल करके आप डायग्राम बना सकें उतना बेहतर. बस उसमें जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्लियर दिखना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे ह्यूमन हार्ट को हम लोग इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट. 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल. एट्रियम के बारे में बात किए थे, द चैम्बर विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड वेंट्रिकल इज द चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो 2 एट्रियम हो गया, 2 वेंट्रिकल. चूंकि 2 एट्रियम है, दोनों का नाम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर. Human heart is protected by a very hard and tough membrane called pericardium. ये जो चारों तरफ से एक अलग सा घेरा दिख रहा है, दिस इज द पेरिकार्डियम. इस पेरिकार्डियम और चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में जो ये खाली स्पेस, हॉलो स्पेस दिख रहा है, दिस हॉलो स्पेस इज फिल्ड विथ अ पार्टिकुलर फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो इस स्पेस में यहां से यहां जो भी खाली जगह आपको दिख रहा हो, इन सभी जगहों पे भरा हुआ रहेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड. बाहर से है पेरिकार्डियम. ये दोनों मिलकर के हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरीज और एनी फ्रिक्शन. क्लियर. तो हो गया प्रोटेक्शन का बात. अब इंटरनली देखा जाए तो इसके साथ कुछ और ब्लड वेसल्स भी जुड़े हुए हैं. ये ब्लड वेसल्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स इससे जुड़े हुए दिख सकते हैं. एंड दीज ब्लड वेसल्स आर, चूंकि ये ब्लड को लेकर के आ रहा है हार्ट की ओर, तो दिस इज वेन. जो भी ब्लड को बाहर लेकर के जा रहा है, दे आर द आर्टरी. क्लियर. तो राइट एट्रियम से 2 ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेकर के आ रहे हैं. एक नीचे की ओर से लाता हुआ दिख रहा है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा. एक ऊपर की ओर से लाता हुआ दिख रहा है, सुपीरियर वेना केवा. राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स बाहर निकलता हुआ दिख रहा है जो जा रहा है लंग्स की ओर.
लंग्स की ओर जाने वाला जो ब्लड वेसल्स है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। द पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। इधर लेफ्ट एट्रियम की ओर आए तो लेफ्ट एट्रियम में दो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को लेकर के आ रहा है, और लेकर के आ रहा है मतलब कि ये वेन है एंड दिस आर द पल्मोनरी वेन। और ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से एक ब्लड वेसल बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चर्स, है ना। चलिए काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या है हार्ट का, ये समझते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट। एट फर्स्ट दो वर्ड हम लोग समझते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक डायस्टॉल वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टॉल ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टॉल ऑफ हार्ट। जब ये हार्ट का चैम्बर रिलैक्स होगा मतलब ये ब्लड से फिल्ड होगा, जब ये हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब ब्लड इससे बाहर निकलेगा, ये ब्लड से इम्पटी होगा। क्लियर। तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि सिस्टॉल एंड डायस्टॉल ऑफ हार्ट। शुरुआत करते हैं। तो जो पूरे बॉडी पार्ट हैं यहाँ से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड are collected by right atrium with the help of inferior and superior vena cava. Inferior vena cava collects blood from the lower body parts and superior vena cava collects deoxygenated blood from the upper body parts. हार्ट के ऊपर जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से कलेक्ट करने के लिए सुपेरियर वेना केवा, और हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से कलेक्ट करने के लिए इन्फीरियर वेना केवा। दोनों वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आएगा राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम रिलैक्स होता है तो ये ब्लड से फुलफिल्ड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एट द सेम टाइम राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी वक्त ये रिलैक्स होता है और यहाँ का ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब आएगा कैसे, तो यहाँ पे आने के लिए एक गेट है, एक चैनल है, एक वाल्व है। दिस वाल्व इज नोन एज AV वाल्व, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व, यानी कि द वाल्व विच कनेक्ट्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, है ना। वाल्व वैसे गेट के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो एक ही तरफ ओपन होता हो। तो ये वाल्व सिर्फ नीचे की ओर ही ओपन हो सकता है, ये वाल्व ऐसे क्लोज रहता है। जब ऊपर से राइट एट्रियम पंप कर प्रेशर लगाता है तो ये वाल्व नीचे की ओर ओपन हो जाता है ऐसे, है ना। उसके बाद फिर से अपनी जगह पे सेट हो गया। अब ये राइट वेंट्रिकल कितना भी जोर लगा ले, ये इस गेट को ऊपर की ओर खोल नहीं सकता। इट कैन नॉट बी ओपन टुवर्ड्स द एट्रियम। क्लियर। तो इस प्रकार के गेट को हम लोग वाल्व बोलते हैं, और चूंकि ये वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है इसलिए इस वाल्व का नाम हो गया AV वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम इज पास्ड टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू AV valve. Now right ventricle contracts and pumps deoxygenated blood towards the lungs with the help of pulmonary artery. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Clear? Now in the lungs oxygenation of blood occurs. Oxygenation मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। कैसे ऐड हो रहा है हम लोग रिस्पायरेशन में समझे थे। ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ना। ऑक्सीजनेशन के बाद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन कलेक्टेड बाय द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा, डायस्टल होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंच जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गॉट इट। The oxygenated blood is collected by left atrium through pulmonary vein. Now this oxygenated blood is passed towards the left ventricle through AV valve. यहाँ भी AV valve है, एट्रियोवेंट्रिकुलर valve है। इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया एंड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी थ्रू aorta. This is the major artery named as aorta. ये हो गया फंक्शंस ऑफ हार्ट. फिर से एक बार समझते हैं हम लोग. ये इंफेरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेट ब्लड कलेक्ट किया गया. इस डीऑक्सीजन ब्लड को पास किया गया राइट वेंट्रिकल के पास. राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर दिया लंग्स की ओर. लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कलेक्ट किया गया लेफ्ट एट्रियम के थ्रू. लेफ्ट एट्रियम पास कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एंड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर दिया टुवर्ड्स द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. तो इस पार्ट में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस पार्ट में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर. एक बात और हम लोग समझेंगे कि हम लोग 4 फेज में भले देख रहे हो इसे, बट ये 2 ही फेज में होता है. द 2 एट्रियम contracts or relaxes simultaneously and in same way the 2 ventricles contract and relaxes simultaneously. यानी कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा. वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और डायस्टोल एंड सिस्टोल इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल तब कब बोला जाएगा जब एक ब्लड का अमाउंट इसमें इंटर करे और इंटर करने के बाद ये बाहर पंप कर दिया जाए. चूंकि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा है तो दोनों एट्रियम एक साथ भरेगा, एक साथ वेंट्रिकल में आएगा और एक साथ ये वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वन कार्डियक साइकिल. तो एक कार्डियक साइकिल में एक बार दोनों एट्रियम का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक बार दोनों वेंट्रिकल का भी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इतना काम हो जाए मतलब कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया. क्लियर. तो ये हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एक और पॉइंट ब्लड प्रेशर को भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी. आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन आर्टरी नॉट इन वेन. क्योंकि जब ब्लड पंप किया जाता है तो आर्टरी में ही पंप किया जाता है, वेन में पंप नहीं किया जाता. वेन के थ्रू तो कलेक्ट किया जा रहा है. तो जहां पे पंप किया जाएगा प्रेशर के साथ धक्का दे करके भेजा जाएगा वही ना प्रेशर फील होगा. सो वी ऑलवेज मेजर ब्लड प्रेशर इन आर्टरी. एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर blood pressure and that is known as a sphygmomanometer. A sphygmomanometer. Got it? चलिए स्फैग्मोमैनोमीटर के थ्रू हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं किसी भी एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट एंड हेल्दी पर्सन में. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg. 120/80 कहने का मतलब क्या हुआ? तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रेशर जो फील होता है आर्टरी पे वो होता है 120 mm ऑफ Hg. एंड हार्ट के रिलैक्स करने के टाइम जो प्रेशर होता है आर्टरी पे वो होता है 80 mm ऑफ Hg. तो एक हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द डायस्टोलिक प्रेशर. क्लियर. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज 120/80 mm ऑफ Hg and it is measured by a sphygmomanometer. क्लियर है यहां तक? चलिए एक और कंडीशन जो हम लोग सुनते रहते हैं कि हाँ भाई किसी का प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाई बीपी का शिकार है या लो बीपी का शिकार है ना. कई बार हाई बीपी को ही, एक्सट्रीमली हाई बीपी को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. तो व्हाट आर द काउज ऑफ हाई बीपी और लो बीपी एंड व्हाट मे बी देयर क्यूर, और उसका इलाज क्या हो सकता है. हाई बीपी यानी कि अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज है उससे कुछ ज्यादा हो जाए हमारा बीपी ब्लड प्रेशर, तो इसे हाई बीपी बोलते हैं, है ना. इसका 2-3 कारण है. एक है एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ आर्टरी का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है जिसके कारण प्रेशर कुछ ज्यादा फील होता है. तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, ये नॉर्मल केस. दूसरा है हमारे खान पान में बैड हैबिट्स की वजह से हमारा जो आर्टरी है, आर्टरी का लिमेन, उस लिमेन में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना. क्लियर.
ऐसे हम लोग पढ़े थे कि आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, उस नैरो ल्यूमेन में अगर और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए तो वो ल्यूमेन और भी नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाने के कारण हार्ट का तो उतना ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, बट वो हमारे आर्टरी पे ज्यादा फील होता है। गॉट इट? दिस इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभार टेम्पररी हमें गुस्सा वगैरह आ जाता है, बोलते हैं कि उसका बीपी ज्यादा है, उसका बीपी हाई हो गया है ना। ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कभार जो इंस्टेंट गुस्सा हमें आती है वो आता है एड्रेनलिन के सेक्रेशन के कारण। एड्रेनलिन एक हार्मोन है और वो हार्मोन टेम्पररी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी कर देता है। तो टेम्पररी इंक्रीज कर रहा है तो उस हार्मोन का लेवल कम होगा तो फिर गुस्सा हमारा ठंडा भी हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया हो वो परमानेंट वाला, तो उसका क्या इलाज है? तो अगर देखा जाए तो उसका कोई परमानेंट क्योर आज की तारीख तक नहीं है। टिल डेट देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, फिर भी दवा तो खाते हैं हम लोग बीपी का, खाते देखते हैं हम लोग बीपी का, तो वो दवा होता क्या है? दवा का नाम कुछ भी हो, कंपनी कुछ भी हो, दोज ड्रग्स आर वैसोडाइलेटर ड्रग्स। वैसोडाइलेटर मीन्स द ड्रग्स या द मेडिसिन विच डायलेट्स आवर ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स को ही डायलेट कर देगा। डायलेट करने के बाद प्रेशर अपने आप कम फील होता है। तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर का टेम्पररी क्योर। क्लियर? उसे कंटिन्यू लेना पड़ता है, जब तक है तब तक लेते रहिए उसे। नेक्स्ट वन इज लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी। लो बीपी कब होता है? तो अगर कभी हमारा ब्लड वॉल्यूम जितना होना चाहिए हमारे हाइट, एज और वेट के हिसाब से, अगर उससे कम है ब्लड वॉल्यूम, देन वी बिकेम लो बीपी पेशेंट। लो बीपी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा काफी कम देखने को मिलता है। लो बीपी वाले काफी कम होता है, हाई बीपी वाले हमेशा मिल जाते हैं आपको, है ना। तो लो बीपी का चूंकि केस भी कम है, इसका कोई दवा मेडिसिन वगैरह नहीं है। एक सिंपल सा इलाज है कि अगर अपने बॉडी में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, साल्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम अपने आप को मेंटेन कर लेता है ना। अगर थोड़ा सा साल्ट हम लोग एक्स्ट्रा ले लें तो वो साल्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। उस साल्ट या उस सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारा ब्लड कुछ एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करके रख लेता है। हो गया मेंटेन। क्लियर? तो लो बीपी वालों के लिए बस ऊपर से एक दो चुटकी नमक जब भी खाएं तो खाते रहना है, वो उनका बीपी मेंटेन रहेगा। ये हाई बीपी वालों को गलती से भी नहीं करना है। हाई बीपी वालों के लिए नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। लो बीपी वालों के लिए नमक थोड़ा सा ज्यादा, इन्हें एकदम पूरा नमक खाया जा रहा है, थोड़ा सा नमक ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है। तो ये हो गया हमारा हार्ट और ब्लड प्रेशर। चलिए, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with lymphatic system. Take care.